कभी ऑफिस में ऐसा हुआ है कि दिमाग एकदम जाम हो गया? हाँ बिल्कुल। जैसे मीटिंग्स हैं, ईमेल्स हैं, फिर घर की टेंशन, सब एक साथ। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम ना डेविड रॉक की किताब योर ब्रेन एट वर्क के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये काफी दिलचस्प किताब है। हाँ, ये किताब बड़े मजेदार तरीके से समझाती है कि हमारा दिमाग एक लिमिटेड रिसोर्स है। बिल्कुल। और अगर हम इसे ठीक से इस्तेमाल ना करें तो ये थक जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है। सही, एक तरह का ब्रेन का यूजर मैनुअल कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, यूजर मैनुअल। इसमें पॉल और एमिली जैसे किरदारों की कहानी है। पॉल अक्सर चीजों में उलझा रहता है। अच्छा। जबकि एमिली अपने दिमाग को बेहतर समझकर ज्यादा स्पष्टता से काम कर पाती है। राइट। तो आज का मिशन है इस किताब से वो रणनीतियां निकालना जिनसे काम पर फोकस बढ़े, तनाव कम हो और दिमाग की असली ताकत इस्तेमाल हो सके। चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो किताब दिमाग की तुलना करती है एक छोटे से थिएटर स्टेज से। थिएटर स्टेज, ठीक है। हाँ, सोचिए पॉल की सुबह प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस है, फिर बच्चों की स्कूल की चिंता, फिर जरूरी मीटिंग के पॉइंट्स याद करने हैं, बॉस का ईमेल भी है। ये सब एक ही वक्त पर उसके दिमाग के स्टेज पर भीड़ लगा देते हैं। सब एक साथ। हाँ, नतीजा कंफ्यूजन, थकान और मीटिंग में सब पता होते हुए भी एकदम ब्लैंक। बिल्कुल। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो बहुत आसानी से ओवरलोड हो जाता है। अच्छा। इसकी क्षमता सीमित है ना। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं या बार बार एक काम से दूसरे पर कूदते हैं, जिसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। हाँ, टास्क स्विचिंग। तो ये स्टेज बुरी तरह थक जाता है। हर बार फोकस बदलने में दिमागी ऊर्जा मतलब एनर्जी खर्च होती है और हर काम की क्वालिटी गिरती है। ओहो। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि दिमाग का सीधा बोझ है। पॉल के साथ मीटिंग में यही हुआ था। तो मतलब पहला और सबसे बड़ा सबक, एक बार में स्टेज पर एक ही एक्टर। सही, यानी मोनोफोकस। एक समय में पूरी तरह एक ही काम पर ध्यान देना। सुनने में तो आसान लगता है ये। हाँ, पर असलियत में मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। मान लीजिए हमने तय किया कि एक ही काम करेंगे, पर दिमाग तो भागता है। बिल्कुल। किताब कहती है हमारा ध्यान एक स्पॉटलाइट की तरह जो सीमित है। जैसे पॉल ऑफिस में वो जरूरी रिपोर्ट बना रहा है, तभी दोस्त का मैसेज टोन बजता है, फिर लंच में क्या खाना है उसका ख्याल आता है, फिर स्लैक पर पिंग। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस। वो स्पॉटलाइट बार बार घूमती रहती है और रिपोर्ट वहीं की वहीं। सही कहा। यहीं पर सचेत फोकस और अनजाने विकर्षणों का फर्क समझना जरूरी है। अपने स्टेज पर नियंत्रण पाने के लिए इन बिन बुलाए मेहमानों यानी विकर्षणों को पहचानना और हटाना होगा। कैसे? किताब कुछ अच्छी तकनीकें बताती है। एक है ब्रेन डंप। ब्रेन डंप। हाँ, मतलब काम शुरू करने से पहले दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, चिंताएं, दूसरे काम, आइडियाज, उसे फटाफट कागज पर लिख डालिए। अच्छा। इससे वो चीजें स्टेज से हट जाती हैं, दिमाग थोड़ा खाली महसूस करता है। ये बढ़िया है। दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन, यानी अभी इस पल स्टेज पर सबसे जरूरी एक्टर कौन है ये तय करना। ठीक है। और ये स्पॉटलाइट को बार बार घुमाने में तो बहुत दिमागी बैटरी खर्च होती होगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इसीलिए एक और कमाल की तकनीक है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब नाम देना। हाँ, जब भी कोई ध्यान भटकाने वाला विचार या भावना आए, जैसे चिंता, गुस्सा या कोई और काम का ख्याल, उसे बस पहचान कर एक नाम दे दें। मन में कहें, अच्छा ये चिंता है या ये ईमेल वाला विचार है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ऐसा करने भर से दिमाग का भावनात्मक हिस्सा एमिगडाला वो थोड़ा शांत होता है। अरे वाह। और सोचने वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव हो पाता है। ये सिर्फ ध्यान हटाने की ट्रिक नहीं है, ये दिमाग की केमिस्ट्री को बदलने जैसा है। अच्छा। ये स्पॉटलाइट को स्थिर रखने में मदद करता है। अरे वाह, यानी सिर्फ अपनी सोच या भावना को एक नाम देना भी दिमागी बोझ कम कर सकता है। ये तो कमाल है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक और दिक्कत है। मान लीजिए पॉल ने फोकस करना सीख लिया, विकर्षण भी हटा दिए, पर अब वो पुरानी बातों में अटक जाता है। मीटिंग खत्म होने के घंटों बाद भी सोच रहा है, काश मैंने वो जवाब दिया होता, बॉस जरूर मुझसे नाराज होंगे। ये अंदर की आवाज ये चैन नहीं लेने देती। हाँ, ये बहुत आम है। किताब इसे नरेटर या आंतरिक कथावाचक कहती है। नरेटर? हाँ, ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो लगातार कमेंट्री करती रहती है, गलतियां गिनाती है, भविष्य के डर दिखाती है। देखिए, ये आवाज हमें बचाने के लिए बनी है, पर अगर हम इसे बिना जांचे सच मान लें तो ये हम पर हावी हो जाती है। तो फिर? यह सबसे जरूरी है
रियलिटी असल में क्या हुआ और इंटरप्रिटेशन हम उसके बारे में क्या कहानी बना रहे हैं के बीच फर्क करना सीखना। अच्छा। ज्यादातर हमारा दुख असल घटना से नहीं बल्कि हमारी बनाई हुई कहानी से पैदा होता है। तो इस नैरेटर को मतलब इस अंदर की आवाज को कैसे संभालें? क्या इसे चुप कराना है? चुप कराना शायद सही शब्द नहीं है, बल्कि इसकी कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह देखना सीखना है। कहानी की तरह? हाँ, तकनीक है ऑब्जर्विंग योर थिंकिंग या रीअप्रेजल। जब कोई नकारात्मक विचार बार बार आए तो रुक कर खुद से पूछें, क्या ये वाकई 100% सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या ये विचार इस वक्त मेरी मदद कर रहा है या ये सिर्फ मेरा दिमाग एक डरावनी कहानी सुना रहा है? अच्छा। जैसे ही आप विचारों को सिर्फ विचार की तरह देखना शुरू करते हैं, उनका भावनात्मक असर कम हो जाता है। अच्छा, मतलब हम अपनी सोच के दर्शक बन जाएं, उसे सच मानने की बजाय। बिल्कुल। पॉल ने जब अपने डर बॉस नाराज होंगे को पहचाना और सवाल किया, क्या इसका कोई सबूत है या ये सिर्फ मेरा डर है, तो उसका आत्मविश्वास लौटा। याद रखिए, हम अपने विचार नहीं हैं, हम उस थिएटर के डायरेक्टर हैं जो तय करता है कि स्टेज पर कौन सी कहानी चलेगी, किस एक्टर यानी किस विचार को स्पॉटलाइट मिलेगी। डायरेक्टर, हाँ ये सही है। ये अपनी सोच के बारे में सोचने की क्षमता मतलब मेटाकॉग्निशन ही असली नियंत्रण है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो दिमाग एक स्टेज है, उसे ओवरलोड होने से बचाएं। मोनोफोकस। हाँ, ध्यान की स्पॉटलाइट को काबू में रखें, विकर्षण हटाएं, लेबलिंग करें। बिल्कुल, और अपने अंदर के कहानीकार को पूरी कहानी पर हावी न होने दें। विचारों को परखें। सही। ये रणनीतियां काम और जीवन में ज्यादा स्पष्टता और शांति ला सकती हैं। जरूर। अगर हमारा दिमाग लगातार कहानियां गढ़ता ही रहता है, तो जिसे हम वास्तविकता मानते हैं, उसका कितना हिस्सा महज एक ऐसी कहानी है जिसे हमने बिना सवाल किए सच मान लिया है। सोचने वाली बात है। क्या होगा अगर हम अपनी दिमागी कहानियों पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय उन्हें होशपूर्वक निर्देशित करना सीख जाए? ये जो थकान महसूस होती है ना काम के बीच, हाँ बिल्कुल, फोकस ही चला जाता है। वो इसलिए कि हमारे दिमाग का जो हिस्सा सोच समझकर फैसले लेता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे आप दिमाग का सीईओ समझ लीजिए। उसकी ताकत लिमिटेड है। अच्छा। हाँ, मतलब लगातार काम करना या एक साथ कई चीजें करना, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, या फिर नींद पूरी ना होना, ये सब उसे जल्दी थका देता है। और फिर नतीजे में फोकस कम होता है, गलतियां ज्यादा होती हैं, फैसले ठीक नहीं हो पाते। ओ, मतलब दिमाग भी एक तरह से जैसे फोन की बैटरी जैसा है ना? सही पकड़ा, बिल्कुल वैसी बात है। पर इसे रिचार्ज कैसे करें? सिर्फ कॉफी पीने से तो बात नहीं बनती होगी। हाँ, वो तो बस थोड़ी देर का असर होता है। बिल्कुल। रॉक सुझाते हैं माइक्रो ब्रेक्स, मतलब हर घंटे 1.5 घंटे में बस 5-10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, उसमें क्या करें? कुछ भी हल्का फुल्का, शायद थोड़ी देर टहल लिया या आंखें बंद करके बैठ गए, गहरी सांसें ले ली, या फिर मुश्किल काम के बाद कोई आसान सा काम उठा लिया, स्विच कर लिया मतलब। हाँ, पॉल जिसका जिक्र किताब में है, उसने जब ये छोटे ब्रेक्स लेने शुरू किए तो उसकी थकान सच में कम हुई, फोकस भी बेहतर हुआ। कमाल है। मतलब ज्यादा काम करने के लिए बीच बीच में रुकना भी जरूरी है। बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी का मतलब लगातार खटना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है, जिसमें ब्रेक लेना भी शामिल है। ये तो हुई थकान की बात, लेकिन कई बार दिमाग थका नहीं होता, फिर भी भावनाएं एकदम से हावी हो जाती हैं। जैसे पॉल को बॉस की किसी बात पर अचानक गुस्सा, शर्म, डर सब एक साथ महसूस होने लगा। ये क्यों होता है? हाँ, इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। होता क्या है कि जब हमें कोई खतरा महसूस होता है, खतरा मतलब जैसे कोई आलोचना कर दे या कोई अपमानजनक बात कह दे, हाँ, तो दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला, वो खतरे का अलार्म बजाता है, और जब वो एक्टिव होता है ना, तो सोचने समझने वाला दिमाग, वो सीईओ वाला हिस्सा, वो पीछे छूट जाता है। अच्छा। और फिर हम बस रिएक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। बिल्कुल, हम भावना के बहाव में बह जाते हैं। तो क्या करें उस वक्त? भावनाओं को दबा देना चाहिए? नहीं, दबाना हल नहीं है, उन्हें पहचानना है। रॉक एक बड़ी दिलचस्प तकनीक बताते हैं, लेबलिंग इमोशंस। लेबलिंग मतलब उस वक्त जो भी तीव्र भावना महसूस हो रही है, उसे बस एक नाम दे देना, मन ही मन में। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं अभी डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। सिर्फ नाम देना है, इससे क्या होगा?
सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह बहुत कारगर है। जैसे ही आप भावना को नाम देते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो जो सोचने वाला दिमाग है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो वापस कंट्रोल में आने लगता है। वाह, ये तो ट्राई करना पड़ेगा। पॉल ने भी यही किया। हाँ, उसने सीखा कि जैसे कोई तीखा ईमेल आए तो तुरंत भड़क कर जवाब देने की बजाय पहले रुके, पहचाने कि क्या महसूस हो रहा है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, फिर शांत होकर जवाब दें। अपनी भावनाओं को समझना तो ठीक है, पर दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना तो और भी मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल। जैसे पॉल ने मीटिंग में अपना आइडिया बताया और सब चुप रहे। उसे लगा मेरा आइडिया एकदम बेकार है, जबकि असलियत कुछ और थी। हाँ, बाद में पता चला कि वो लोग किसी और प्रोजेक्ट की डेडलाइन के तनाव में थे, उनका ध्यान कहीं और था। सही कहा। हम अक्सर दूसरों के रिएक्शन, उनकी चुप्पी या हाव भाव का गलत मतलब निकाल लेते हैं, उसे पर्सनल ले लेते हैं। हाँ रॉन, इसे कहते हैं कि हम सोशल सिग्नल गलत पढ़ लेते हैं। इसका एक तरीका है मेंटलाइजिंग। मेंटलाइजिंग, ये क्या है? ये बस ये याद रखने की कोशिश करना है कि सामने वाला इंसान भी अपनी सोच, अपनी चिंताओं, अपने तनाव से जूझ रहा है। उनका हर रिएक्शन सिर्फ हमारे बारे में नहीं होता। मतलब अंदाजा लगाने के बजाय बात करें। हाँ, अंदाजा लगाने से अच्छा है सीधे पूछ लें, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या कोई फीडबैक है, क्लैरिटी आ जाती है। और ये आदतें बदलना, जैसे मुझे ही देख लीजिए, तनाव होता है तो मीठा खाने का मन करता है, या कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये बदलना इतना मुश्किल क्यों है? अच्छा सवाल है। आदतें असल में दिमाग में बने बनाए रास्ते हैं, न्यूरल पाथवेज। अच्छा। बार बार एक ही काम करने से या एक ही तरह से रिएक्ट करने से ये रास्ते इतने पक्के हो जाते हैं कि वो रिएक्शन वो ऑटोमेटिक हो जाता है, बिना सोचे समझे। इन्हें बदलने के लिए रॉक स्कार्फ मॉडल की बात करते हैं। स्कार्फ यानी 5 चीजें जिनकी हमें गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत होती है। एस यानी स्टेटस, हमारी सामाजिक हैसियत। सी यानी सर्टेनिटी, निश्चितता। ए यानी ऑटोनॉमी, अपने फैसले लेने की आजादी। आर यानी रिलेटेडनेस, लोगों से जुड़ाव। और एफ यानी फेयरनेस, निष्पक्षता। ओके, स्कार्फ। जब हमें लगता है कि इनमें से किसी भी चीज पर खतरा है, तो हमारी पुरानी ऑटोमेटिक आदतें या रिएक्शन वो ट्रिगर हो जाते हैं। अच्छा। जैसे अगर बॉस ने मेरे काम पर कुछ कहा तो मुझे लग सकता है मेरा स्टेटस कम हो रहा है और मैं एकदम डिफेंसिव हो जाऊं। बिल्कुल। या अगर कोई प्लान अचानक बदल जाए तो सर्टेनिटी चली जाती है और हम चिड़चिड़ा सकते हैं। तो इसे बदलने कैसे? पहला कदम है वो ऑटोमेटिक रिएक्शन होने से ठीक पहले एक पल रुकना, एक पॉज लेना। रुकना? हाँ, बस 1 सेकंड के लिए, और खुद से पूछना, क्या ये रिएक्शन वाकई जरूरी है? क्या ये मददगार है? फिर ये पहचानने की कोशिश करना कि स्कार्फ का कौन सा बटन दबाए। क्या स्टेटस का डर है या ऑटोनॉमी छीनने का? ये तो ध्यान देने वाली बात है। हाँ, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम नए बेहतर रिएक्शन के रास्ते बना सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर यह मुमकिन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी को कहते हैं। और अनिश्चितता, मतलब जब पता ना हो कि आगे क्या होगा। जैसे पॉल को नए प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स नहीं मिली तो वो बेचैन हो गया। ये क्यों होता है? देखिए, दिमाग को ना उसे निश्चितता पसंद है, क्लैरिटी। उसे पता होना चाहिए कि क्या उम्मीद करनी है, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके। अच्छा। जब जानकारी अधूरी होती है, अनिश्चितता होती है, तो दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। वो खाली जगहों को अक्सर बुरी नेगेटिव कल्पनाओं से भरने लगता है। इससे तनाव बढ़ता है, ऊर्जा खर्च होती है। हाँ, ये तो होता है, दिमाग बुरे से बुरा सोचने लगता है। बिल्कुल। तो इसका तरीका यह है कि भले ही पूरी सूरत साफ ना हो, आप छोटे छोटे स्पष्ट कदम तय करें, खुद के लिए सर्टेनिटी बनाएं। कैसे? जैसे, ठीक है, पूरी जानकारी नहीं है, पर मेरा अगला कदम यह है कि मैं फलाना व्यक्ति से ये जानकारी मांगूंगा, या आज के लिए मेरी ये 3 प्राथमिकताएं हैं जिन पर मैं फोकस करूंगा। छोटे कदम तय करने से भी उस अनिश्चितता के बीच थोड़ी कंट्रोल की भावना आती है। ये बात तो सही है। और आखिर में बदलाव का डर। कई बार अच्छे बदलाव से भी घबराहट होती है। जैसे पॉल नए टेक्नोलॉजी आने पर घबरा रहा था, पुराने सिस्टम से ही चिपके रहना चाहता था। हाँ, क्योंकि दिमाग किसी भी नई चीज को, किसी भी बदलाव को शुरू में एक संभावित खतरे की तरह देखता है। ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, सेफ्टी के लिए। तो इस डर से कैसे निपटे? इसका तरीका है रीफ्रेमिंग, यानी उस बदलाव को देखने का अपना नजरिया बदलना। रीफ्रेमिंग मतलब? ये क्या अच्छा हो सकता है, या मैं इससे क्या नया सीख सकता हूँ, या ये कैसे एक मौका हो सकता है। अच्छा, मतलब खतरे की जगह उसे एक चुनौती या अवसर की तरह देखना। बिल्कुल। जब हम बदलाव को इस तरह से फ्रेम करते हैं तो डर कम होता है और हम उसका सामना करने, या यूं कहें कि उसका हिस्सा बनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं।
तो कुल मिलाकर अगर हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को थोड़ा समझ लें, चाहे वो उसकी एनर्जी लेवल्स हों या हमारी भावनाएं, आदतें या फिर अनिश्चितता और बदलाव पर उसका रिएक्शन हो, हाँ। तो हम रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, है ना? निश्चित रूप से। ये छोटी छोटी बातें जैसे ब्रेक लेना, अपनी भावनाओं को बस एक नाम दे देना, दूसरों की स्थिति समझने की कोशिश करना, रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकना, अस्पष्टता में भी थोड़ी स्पष्टता खोजना और बदलाव को एक नए नजरिए से देखना, हाँ, ये सब असल में बहुत शक्तिशाली मानसिक औजार हैं। ये हमें अपने दिमाग के स्टेज को बेहतर ढंग से डायरेक्ट करने में मदद करते हैं। बहुत खूब। ये अंश बताते हैं कि काम की जगह पर हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। मतलब नई सिचुएशन में, जैसे नए लोगों से मिलना हो या कोई फीडबैक दे, या फिर जब लगे कि चीजें कंट्रोल में नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि दिमाग का डिजाइन कैसा है, खासकर सोशल माहौल में। हमारे पास जो सोर्सेज है वो खास तौर पर इसी पर फोकस करते हैं। सामाजिक तालमेल कैसे बनता है, फीडबैक का क्या असर होता है, हमें अपनी मर्जी मतलब ऑटोनॉमी क्यों चाहिए, और ये भी कि हमारा दिमाग दूसरों के दिमाग पर कैसे असर डालता है, वो कनेक्शन वाली बात। सही। और हमारा मकसद है इन आइडिया से मेन पॉइंट्स निकालना, ताकि हम दफ्तर में या कहीं भी बेहतर तरीके से इंटरैक्ट कर सके। हाँ, एक बेहतर समझ बना सकें। पहली कहानी पॉल की है। उसकी टीम में 2 नए लोग आते हैं। उनका स्टाइल थोड़ा अलग है और पॉल को उनसे कनेक्शन बनाने में दिक्कत हो रही है। ये सोचना कि अरे ये तो मुझसे अलग है, ये दिमाग को इतना डिफेंसिव क्यों कर देता है। देखिए, ये दिमाग की एक बहुत ही फंडामेंटल वायरिंग से जुड़ा है। इसे रिसर्च में सोशल पेन भी कहते हैं। सोशल पेन मतलब सामाजिक दर्द। हाँ, मतलब जब हमें लगता है कि हम किसी ग्रुप से अलग हैं या हमें कोई अपना नहीं समझ रहा, तो दिमाग इसे सचमुच एक खतरे की तरह लेता है, लगभग वैसा ही जैसे कोई शारीरिक चोट लगने पर होता है। ओह, ये तो काफी इंटेंस है। हाँ। वो अजीब सी फीलिंग। बिल्कुल। और डेविड रॉक्स इसी को रिलेटेडनेस की जरूरत से जोड़ते हैं। मतलब हमें दूसरों से जुड़ावा महसूस करना होता है। तो इसका हल क्या है? हल है समानताएं खोजना। मतलब ये देखना कि सामने वाले में और मुझ में कॉमन क्या है। पॉल ने फिर यही किया। उसने काम से हटकर थोड़ी बात की, हॉबीज के बारे में पूछा। अच्छा, थोड़ी कैजुअल बातचीत। हाँ, इससे वो जो अजनबी वाली दीवार थी वो गिरी, थोड़ा भरोसा बना और फिर टीम का माहौल भी बेहतर हुआ। क्योंकि दिमाग जब सेफ फील करता है ना, तभी वो खुलकर सोच पाता है, कोलैबोरेट कर पाता है। ये बात तो सही है। अच्छा, तो पॉल ने ये रिलेटेडनेस वाला मामला तो संभाल लिया, पर अगली चुनौती एकदम अलग थी जब उसे अपने बॉस से फीडबैक मिला। अब फीडबैक चाहे कितने ही अच्छे इरादे से दिया गया हो, वो अक्सर ही पर्सनल अटैक जैसा क्यों लगता है? ये बहुत कॉमन है और ये जुड़ा है स्कार्फ मॉडल के एस यानी स्टेटस से। स्टेटस मतलब सामाजिक हैसियत। एग्जैक्टली। हमारे दिमाग के लिए हमारी सोशल स्टैंडिंग, हमारी हैसियत बहुत मायने रखती है। ये सर्वाइवल से जुड़ा है। तो जब कोई हमें फीडबैक देता है, खासकर अगर वो हमारी किसी कमी के बारे में हो, तो दिमाग को लगता है कि हमारी हैसियत पर सवाल उठाया जा रहा है। ओह, मतलब दिमाग इसे ऐसे लेता है कि मेरी रैंक कम हो रही है या मुझे कमजोर समझा जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। अनजाने में ही सही, उसे ये एक खतरा लगता है और जैसे ही खतरे का सिग्नल मिलता है, दिमाग तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। फिर वो या तो बहस करेगा या बात को अनसुना कर देगा या बुरा मान जाएगा। समझ रही हूँ। तो रॉक का क्या सुझाव है इससे निपटने का? उनका मेन सुझाव है कि अपना नजरिया बदलो। फीडबैक को एक फैसले की तरह मत देखो कि आप सही हो या गलत, बल्कि उसे सिर्फ जानकारी की तरह देखो, एक डेटा पॉइंट। जैसे थर्मामीटर बुखार बताता है, वैसे ही फीडबैक आपके काम के बारे में कुछ बता रहा है। ये आपके बारे में जजमेंट नहीं है। ये सोचना कि ये मेरे बारे में नहीं, मेरे काम के बारे में डेटा है, शायद इससे डिफेंसिवनेस कम हो सकती है। बिल्कुल। और जो फीडबैक दे रहा है, उसके लिए भी ये जरूरी है कि वो इसे सुझाव की तरह पेश करे, हुक्म की तरह नहीं। इससे सामने वाले का दिमाग सीखने के लिए ज्यादा खुला रहता है, थ्रेट महसूस नहीं करता। सही बात है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फीडबैक के बाद पॉल को प्रमोशन मिला, लेकिन मजे की बात, प्रमोशन के साथ उस पर निगरानी बढ़ गई। उसे लगा कि अब फैसले लेने की आज़ादी कम हो गई है, कंट्रोल कम हो गया है और इससे उसकी एनर्जी घटने लगी। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ SKRF मॉडल का ए यानी ऑटोनॉमी वाला फैक्टर आ जाता है। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, अपने काम पर अपना नियंत्रण महसूस करना। तो कंट्रोल की कमी महसूस होना भी एक खतरा है दिमाग के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं
या कोई और हमें माइक्रो मैनेज कर रहा है, तो दिमाग इसे भी एक तरह के खतरे की तरह रजिस्टर करता है। और इसका असर ये होता है कि स्ट्रेस बढ़ता है, फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है, आप नए आइडियाज नहीं सोच पाते, मतलब क्रिएटिविटी घट जाती है, क्योंकि दिमाग का सारा रिसोर्स उस खतरे से निपटने में लग जाता है। तो क्या इसका हल ये है कि सबको पूरी आजादी दे दी जाए? जरूरी नहीं कि पूरी आजादी हो, कई बार काम के छोटे छोटे हिस्सों में भी कंट्रोल मिलना काफी होता है। जैसे क्या मैं अपना काम करने का सीक्वेंस चुन सकता हूँ, या अपने वर्किंग आवर्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकता हूँ। छोटे लेवल पे भी ऑटोनॉमी मायने रखती है। बहुत। और लीडर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। जब वो अपनी टीम को थोड़ी ऑटोनॉमी देते हैं तो इससे सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ता, बल्कि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है। वो ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। दिलचस्प है। और फिर कहानी का आखिरी हिस्सा आता है, जब पॉल खुद लीडर बन जाता है। अब उसे अपनी नई टीम को ट्रेन करना है और वो सोचता है कि क्या वो अपनी एनर्जी, अपने आइडियाज उन तक ठीक से पहुंचा पाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा दिमाग दूसरों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करता है, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। डेविड रॉक इसे ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। और ये सिर्फ कोई मेटाफर नहीं है, ये असल में होता है। मतलब सच में? कैसे? हमारे शब्द, हमारा लहजा, हमारे हाव भाव, यहाँ तक कि हमारे इरादे भी, ये सब सामने वाले के दिमाग में न्यूरोकेमिकल बदलाव लाते हैं। ओह वाओ! मतलब हमारी बातचीत का सीधा असर उनके दिमाग के केमिकल्स पे पड़ता है। हाँ, अगर हम ईमानदारी से, स्पष्टता से, सम्मान के साथ बात करते हैं तो सामने वाले का दिमाग सुरक्षित महसूस करता है। इसे रॉक रिवॉर्ड मोड कहते हैं। इससे विश्वास पैदा होता है, लोग मोटिवेट होते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं। और अगर उल्टा हो तो, मतलब डर या दबाव, तो फिर उनका दिमाग थ्रेट मोड में चला जाता है। वो डिफेंसिव हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और सीखना या सहयोग करना मुश्किल हो जाता है। तो एक लीडर का काम सिर्फ टास्क देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां लोगों का दिमाग रिवॉर्ड मोड में रहे। तो एक लीडर असल में अपनी टीम के सोचने के तरीके को, उनके मेंटल स्टेट को शेप कर रहा होता है। बिल्कुल। आपके उत्साह से, आपकी समझदारी से आप सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो मेन टेक अवे क्या है? मुख्य सीख क्या मिलती है हमें? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिमाग के ये जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं, स्कार्फ मॉडल वाले, स्टेटस, सर्टेनिटी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस, फेयरनेस, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खासकर काम की जगह पर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और इन्हें समझना हमें खुद को बेहतर मैनेज करने में मदद करता है, और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत, उसे भी सुधारता है। और ये सिर्फ दफ्तर के लिए टिप्स नहीं है ना? ये तो इंसान के दिमाग के काम करने का बेसिक तरीका है। सही कहा, ये फंडामेंटल्स हैं। और सोच में छोटे छोटे बदलाव भी, जैसे फीडबैक को सिर्फ जानकारी मानना, जानबूझकर दूसरों से कनेक्शन बनाना, या दूसरों को थोड़ी ऑटोनॉमी देना, ये बड़े पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। काम करने के तरीके में, नतीजों में और रिश्तों में भी, हर चीज पे असर डालते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारा दिमाग वाकई दूसरों को इस तरह प्रभावित करता है, तो काम की जगह से आगे बढ़कर अपने परिवार में, दोस्तों के बीच या अपने समुदाय में एक पॉजिटिव मानसिक माहौल बनाने में हम सबकी अपनी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है ये।